नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन हुआ है। शुक्रवार को सीएम योगी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। आज कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, युवाओं के साथ अपने अनुभव को शेयर करेंगे और युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को सीएम योगी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। आज कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, युवाओं के साथ उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर आज करना है। युवाओं एवं खेल मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का आयोजन किया था और आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। लखनऊ के विधान भवन में 28 और 29 मार्च को आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 24 नोडल केंद्रों से चयनित 240 युवा प्रतिभागी शामिल हुए। इन युवाओं ने वन नेशन वन इलेक्शन, लोकतंत्र को सरल बनाना, प्रगति को बढ़ाना, स्थिरता सुनिश्चित करना विषय पर अपने विचार रखे, जहां 3 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा जो 1 से 3 अप्रैल तक नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय युवा संसद में यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में यूपी ने विकास, सुरक्षा और सुशासन का मॉडल पेश किया है। हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी तो कुछ है, याद रखना। इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ ही हम सबकी भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का दायित्व भी तो हम सबका होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव न हो, विभेद न हो, इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने का यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों न हो, यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि है। मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा बाद में, पहले देश। जब इस भाव के साथ हम कार्य करते हैं तब राष्ट्र विकसित होने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और उसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ हर व्यक्ति, और वो प्रवृत्ति हमें वो करनी पड़ेगी। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती व्यक्ति खूब पापड़ बेलता है, लेकिन जैसे मिली उसके बाद वो मान लेता है कि जैसे कि अब तो उसका काम समाप्त नहीं, उसके कार्य की शुरुआत होनी चाहिए और अपना अच्छा कुछ करके दिखाए। युवा संसद का उद्देश्य ही यही है, नेतृत्व की क्षमता, वह गुण हम विकसित करें और वह विकसित करने की एक नई प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा संसद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में उन गुणों से उत्प्रोत होकर के आगे बढ़ सके जो किसी भी नेतृत्व के मन में होना चाहिए। आप धार्मिक क्षेत्र में बन सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं। आप हरेक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब, युवा संसद का मतलब केवल नेताओं की फौज खड़ा करना नहीं। और जो यहां पे भी हमारे दोनों पीठासीन अधिकारी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने, विधान परिषद के माननीय सभापति जी ने जो बातें कही, उन्हीं बातों को दिखाते हुए कि कैसे हम नेतृत्व की इस क्षमता को विकसित करते हुए अपनी बातों को प्रभावी ढंग से किसी एक मंच पर रख सकते हैं। अपनी बात को, संवाद एक मायने रखता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। जब हम लीक से हट करके
कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती है अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश की पूरी व्यवस्था का संचालन होता है एक संविधान से। हम कानून कोई भी बनाते हैं, भारत का संविधान हमारे सामने होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। उसका जो ड्राफ्ट था वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा को सौंपा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 से इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके पीछे का भाव ही था। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का यह आयोजन युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देता है। लखनऊ में इस कार्यक्रम ने युवाओं के विचारों को एक नया मंच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, लखनऊ में निर्वाण आश्रय केंद्र में फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोक बंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे, जहां सीएम योगी ने बीमार बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस घटना में अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के पारक क्षेत्र में स्थित निर्वाण राजकीय बाल गृह में 23 मार्च की रात से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आई थी। मंगलवार शाम को करीब 35 बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद लोक बंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 20 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है, जिनमें से कुछ को केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हर बच्चे के बेड पर जाकर हालचाल जाना, साथ ही और अपराधियों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने बच्चों को स्वास्थ्य के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने और उनकी देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान सीएम योगी बच्चों से मिलकर भावुक नजर आए और बच्चों ने भी उन्हें देखकर खुशी जताई। इससे पहले गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अस्पताल का दौरा किया था और कहा था कि बच्चों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब, डीएम विशाख जी और प्रमुख सचिव लीला जौहरी भी बच्चों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। डीएम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग और पानी में गड़बड़ी की आशंका है। भोजन और पानी के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं और एक संयुक्त कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। आश्रय केंद्र पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बीमारी की जानकारी को 3 दिनों तक छिपाए रखने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस आश्रय केंद्र में ऐसी घटना हुई हो। पहले भी बच्चों के बीमार पड़ने की शिकायतें आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और खबर अब लखनऊ से है, जब वडनगर में मिला 1200 साल पुराना कंकाल। योग मुद्रा में 1200 साल पुराना कंकाल मिला है। बता दें कि लखनऊ में बीरबल सानी संस्था में कंकाल की जांच अब जारी है। तो लखनऊ के वडनगर में 1200 साल पुराना कंकाल मिला है। योग मुद्रा में 1200 साल पुराना कंकाल मिला है। लखनऊ के बीरबल सानी संस्था में कंकाल की जांच जारी है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से ये कंकाल जो है वो मिला है और बताया ये जा रहा है कि 1200 साल पुराना ये कंकाल है, जिसको वडनगर में पाया गया है। योग मुद्रा में 1200 साल पुराना कंकाल मिला है।
बताते चले कि लखनऊ के बीरबल साहनी संस्था में कंकाल की जांच जारी है। कितने साल पुराना ये कंकाल है, किसका ये कंकाल है, कब से ये यहाँ पर है, ये तमाम जांच जो है वो अब की जा रही है। और देखिए, शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रशासन हाई अलर्ट पर रही। मुरादाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं अलीगढ़ में जमा मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती रही। दूसरी ओर लखनऊ में नमाज के दौरान लोगों ने वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ मौन विरोध भी जताया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जहां लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मौन विरोध जताया। नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, जिससे विधेयक के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। लखनऊ में भी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुराने लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है और 64 हॉटस्पॉट्स पर विशेष निगरानी की जा रही है। 12 राजपत्रित अधिकारियों और 9 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है। मुरादाबाद में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं संवेदनशील मस्जिदों और प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। पीएसी, क्यूआरटी और स्थानीय पुलिस के साथ साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात की गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अलीगढ़ में भी अलविदा जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जामा मस्जिद के चारों ओर आरएएफ और पीएसी तैनात की गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। प्रशासन ने पिछले कुछ समय में संभल और अन्य शहरों में हुई घटनाओं को देखते हुए किसी भी जोखिम से बचने के लिए ये कदम उठाए हैं। देखिए, व्यवस्थाओं के लिए हमारी 2 महीने पूर्व से शांति समितियों की बैठक आयोजित कर दी जाती है, जिसमें जितने भी क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति हैं, किसी भी तबके, किसी भी मजहब के हों, उनके साथ तालमेल स्थापित करके जितने भी हमारे आने वाले त्यौहार हैं उनके लिए व्यवस्था का जायजा लिया जाता है तथा उनकी परेशानियां दूर की जाती हैं। इसी का असर है कि पिछले जितने भी जुमे की नमाज अदा की गई या होली का त्यौहार है, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से बीता और हमें ये विश्वास है कि आगे आने वाले ईद का त्यौहार और आज जो अलविदा की नमाज है वो भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बीतेगी। तो वहीं गाजियाबाद में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया। गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कैला भट्टा को रेड जोन में रखा गया और बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। देखिए, आज अलविदा जुमे की जो नमाज है उसको लेकर पहले से ही पूरी सतर्कता बरती गई है। जितनी भी यहाँ पर मस्जिदें हैं सभी पर पुलिस फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा रूट मार्क और फ्लैग मार्च किए गए हैं। पीस कमेटी के जितने मेंबर्स हैं उन सभी से वार्ता कर ली गई है और से इंश्योर कराया जा रहा है कि जो शासन की गाइडलाइंस है उनको सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से सकुशल नमाज संपन्न हो। अलविदा जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन लखनऊ में वक्फ विधेयक के खिलाफ विरोध ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई छात्राओं की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में स्थित अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में एक बड़ा हादसा हो गया। हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में लगे एसी का कंप्रेसर फटने से आग लग गई, जो फिर तेजी से फैल गई और पूरी इमारत में धुआं भर गया, जिससे हॉस्टल में मौजूद छात्राओं में दहशत फैल गई। आग की लपटें और धुएं से घबराई छात्राओं ने जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस दौरान 2 छात्राओं को मामूली चोटें भी आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। सीढ़ियों के रास्ते 160 छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 5:25 पर अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल, जो कि नॉलेज पार्क 3 ग्रेटर नोएडा में आता है, वहां पे आग लगने की सूचना हमारे कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 2 गाड़ियां भेजी हैं। 2 गाड़ियों की मदद से आग को पूर्णतः बुझा दिया है। यह आग 2nd फ्लोर के एसी कंप्रेसर की फटने की वजह से लगा था और ये हॉस्टल उस समय बंद था। जो हॉस्टल का ये पर्टिकुलर कमरा है वो बंद था। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जिसमें छात्राएं बिल्डिंग की बालकनी से कूदती नजर आ रही हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि इस घटना ने हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग ने एक बार फिर निजी हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल यह है क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आगरा, औरैया और गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की 3 अलग अलग घटनाएं सामने आई है। मुठभेड़ की कार्रवाई में कई बदमाश घायल हुए और गिरफ्तार किए गए। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की 3 अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले बात आगरा की, जहां ताजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 10,000 रुपए का इनामी बदमाश रिजवान कुरैशी घायल हो गया। थाना ताजगंज के एकता चौकी क्षेत्र के NRI सिटी के पास आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त रिजवान, जो कि शहीद नगर का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। ये थाना ताजगंज के 4 छिनैती, लूट एवं डकैती के मुकदमों में वांछित है। साथ ही 10,000 का इनामिया भी है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, कुछ धनराशि एवं थाना ताजगंज क्षेत्र से छीने गए 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अभियुक्त को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी घटना औरैया की है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सहार थाना क्षेत्र के सहबाजपुरा बम्बा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। घायल बदमाशों को पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। 27/3/2025 का रात 11:30 बजे थाना सहार पुलिस फोर्स द्वारा शाहबाजपुर बम्बा पर संदिग्ध वाहन व्यक्तियों का चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग के स्थान पर एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति आया था और पुलिस फोर्स को देख के तुरंत ही गाड़ी मोड़ के भागने के लिए कोशिश किया। मोड़ते वक्त उन्होंने मिट्टी में फिसल के वो नीचे गिर गया और इसको देख के जब पुलिस फोर्स आगे बढ़ा, पुलिस फोर्स के ऊपर इन्होंने लिया हुआ तमंचा से कई राउंड फायरिंग किया। सीखा हुआ तरीके से अपना जान बचाने के लिए पुलिस फोर्स भी जवाबी फायरिंग किया। इस जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है। पैर में गोली लगी अभियुक्तों का पहचान दुर्लभ यादव पुत्र अशोक कुमार एवं शिवम यादव पुत्र छोटेलाल का हुआ है। दोनों अभियुक्तों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित है और दोनों अभियुक्त थाना सहार में ही लिखा गया मुकदमा 44/25 जो दिलीप यादव का हत्या से रिलेटेड है, उस वाला मामले में वांटेड चल रहा है। तीसरी घटना गाजियाबाद की है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पर डकैती, चोरी और हत्या की कोशिश जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि यह बदमाश लंबे समय से इलाके में सक्रिय था। थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अंडरपास पर चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बाइक पर 2 व्यक्ति कल्लूगढ़ी की तरफ से आते हुए नजर आए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया, परंतु रुकने की बजाय उन्होंने अपनी बाइक को पीछे मोड़ा और ग्राम नाहल की तरफ तेजी से भागने लगे। इसी बीच उनकी बाइक फिसल जाती है और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से वो फायर करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आत्मरक्षा पुलिस टीम जवाबी फायरिंग करती है, जिसमें उन दोनों व्यक्तियों के पैर पे गोली लग जाती है। घायल व्यक्तियों से बातचीत पर वो अपना नाम शाहनवाज व इकदार बताते हैं, जो कि लूट, डकैती एवं गैंगस्टर जैसे मुकदमों में अभियुक्त गण हैं। घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया जाता है एवं अभी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इन दोनों अभियुक्त गणों से एक चोरी की गई बाईसाइकिल, अपाचे मोटरसाइकिल एवं तमंचे और कारतूस बरामद हुए। इन मुठभेड़ों से साफ है कि यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। आगरा, औरैया और गाजियाबाद में हुई इन मुठभेड़ों ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त संदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि अपराध के खिलाफ उनकी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।